हेलो एवरीबॉडी एंड थैंक्स फॉर ट्यूनिंग टू माय चैनल वंस अगेन। जैसे कि आप सभी को पता है कि हम एवोल्यूशन चैप्टर को पढ़ रहे हैं और ये है हमारा पार्ट सेकंड। तो इससे पहले अगर पार्ट वन की वीडियो आपने नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन है, आप प्लीज़ उसे जाकर चेकआउट करिए। और बाकी अगर 7 से पहले जितने भी चैप्टर हैं 1 to 6 अगर आपने वो चैप्टर्स भी कंप्लीट नहीं किए हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सभी की लिंक मिल जाएगी। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। आज का हमारा टॉपिक है वो है एवोल्यूशन ऑफ लाइफ फॉर्म्स। एक थ्योरी है कि किस तरीके से लाइफ जो है वो इवॉल्व हुई, किस तरीके से जो हमारे फंक्शंस हैं हमारी लाइफ के अंदर ऑर्गेनिजम्स ने जनरली किस तरीके से फंक्शन करना स्टार्ट किया। सो जनरली कन्वेंशनल रिलीजियस लिटरेचर टेल्स अस अबाउट द थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन। जो हमारी रिलीजियस आप बोल लो, कुछ भी बोलो, सिख रिलीजन हो गया, हिंदू रिलीजन, इस्लामिक रिलीजन, उर्दू वाला रिलीजन, कोई भी जो रिलीजन है जनरली उसके अंदर स्पेशल क्रिएशन की थ्योरी बताई गई। ठीक है, ये भी एक थ्योरी थी। तो जनरली यहाँ पर स्पेशल क्रिएशन की थ्योरी थी। ये स्पेशल क्रिएशन की थ्योरी क्या थी, जैसे कि आपने पहले पढ़ा था कि प्री एग्जिस्टिंग नॉन लिविंग थिंग्स से जो लाइफ है वो जनरेट हुई है, ओरिजिन वो है उसका, वो भी एक थ्योरी थी। ओके, स्पॉन्टेनियस वाली भी एक थ्योरी थी। वैसे ही ये जो है कि एक स्पेशल क्रिएशन यानी कि कोई भगवान थे, उन्होंने वो धरती पर आए और उन्होंने जनरली लोगों को जन्म दिया, लाइफ को क्रिएट किया। तो ये था स्पेशल क्रिएशन वाली थ्योरी। तो चलिए पढ़ते हैं यहाँ पर क्या गिवन है। दिस थ्योरी हैज़ 3 कोनोटेशन। इस थ्योरी के 3 कोनोटेशन थे। मैं आपको एक बार यहाँ पर बता देती हूँ क्या थे वो। थ्योरी के जनरली 3 पार्ट्स क्या थे। सबसे पहला पार्ट आप देख सकते हो, ये कलर ले लेते हैं। सबसे पहला था कि जो एनिमल और स्पीशीज जो थे वो कभी भी एक्सटेंट नहीं होती है। कोई भी स्पीशीज, एनिमल स्लैश स्पीशीज डू नॉट एक्सटेंट, वो कभी भी एक्सटेंट नहीं होंगी। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, एक्सटेंट नहीं हुई यानी कि वो खत्म नहीं हुई, उनसे रिलेटेड। इनका मतलब था कि ये कोई भी प्रजाति कभी भी खत्म नहीं होगी, उनसे रिलेटेड उनकी आने वाली जो जनरेशन है वो हमेशा यहाँ पर रहेगी, अर्थ पर हमेशा वो जीवित रहेगी। नेक्स्ट है यहाँ पर स्पीशीज वर क्रिएटेड एज सच, लाइक स्पीशीज जो है वो ऐसी बनाई जाती थी कि वो कभी एक्सटेंट नहीं होंगी। स्पीशीज डू नॉट चेंज विद टाइम, वो टाइम के साथ चेंज नहीं होती थी। स्पीशीज डू नॉट चेंज विद टाइम। ओके, और कुछ इस तरीके से स्पीशीज को बनाया जाता था, स्पीशीज वर क्रिएटेड एज सच कि वो एक्सटेंट ना हो। ठीक है, तो ये तीनों इसके रीजन थे। थर्ड वाला रीजन क्या है, आप ये भी कह सकते हो, अर्थ जो है, अर्थ इज 4000 ईयर्स ओल्ड। इन्होंने ये कह दिया कि अर्थ जो है सिर्फ 4000 साल पुरानी है, जो कि गलत है। राइट, तो ये जो थ्योरी थी ये इनकी थ्योरी थी, कुछ ऐसा इनका कहना था। हम देखते हैं आगे क्या दिया हुआ है। वन दैट ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो स्पीशीज हैं या फिर टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म जो हैं दैट वी सी टुडे वर क्रिएटेड एज सच, वो ऐसे ही बनाए गए थे जैसे वो आज दिखते हैं, वैसे ही वो पहले जब क्रिएट किए गए थे, फर्स्ट जो ऑर्गेनिज्म था उस स्पीशीज का वो वैसा ही दिखता था। ओके, कोई भी चेंज नहीं आया है उसमें अब तक। ठीक है, सो जनरली अगर आप कहते हो डॉग, तो डॉग उस टाइम पे जैसा था वैसा ही आज भी है, कोई चेंज नहीं आया, ये इनका कहना था। ये कोई यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं है, प्लीज एक कहानी है जो आप ध्यान से सुनोगे। नेक्स्ट है टू दैट द डाइवर्सिटी वॉज ऑलवेज द सेम सिंस क्रिएशन एंड विल बी द सेम इन फ्यूचर ऑल्सो। जो डाइवर्सिटी है यानी कि जो वेराइटी है ऑर्गेनिज्म की, वो जब क्रिएट किए गए थे तब से लेके अब तक सेम ही है और फ्यूचर में भी सेम रहेगी। और जो थर्ड वन है वो है कि अर्थ जो है अराउंड 4000 साल पुरानी है, सिर्फ और सिर्फ 4000 साल पुरानी है हमारी अर्थ, ऐसा इनका कहना था। ऑल दीज आइडियाज वर स्ट्रांगली चैलेंज ड्यूरिंग 19th सेंचुरी। 19th सेंचुरी में इस स्पेशल क्रिएशन को, इस आइडिया को किसी ने चैलेंज किया, और वो चैलेंज किसने किया, चार्ल्स डार्विन ने। ओके, बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन मेड ड्यूरिंग अ सी वोएज इन सेल शिप कॉल्ड HMS बीगल राउंड द वर्ल्ड। जब चार्ल्स डार्विन पूरी दुनिया घूम रहे थे जनरली एट द टाइम ड्यूरिंग सी वोएज, जब वो दुनिया को समुद्र की उससे घूम रहे थे, एक शिप में जब वो पूरी दुनिया घूम रहे थे, तब उन्होंने इस ऑब्जर्वेशन को यहाँ पर रखा। ओके, चार्ल्स डार्विन ने कंक्लूड किया, उन्होंने क्या बताया कि जो एग्जिस्टिंग लिविंग फॉर्म्स होते हैं, जो मतलब पहले से यहाँ पर धरती पर प्रेजेंट हैं, शेयर सिमिलैरिटीज, वो आपस में सिमिलर होते हैं टू वेरिंग डिग्रीज, मतलब कुछ कुछ टाइप में वो एक दूसरे से सिमिलर होते हैं बट एग्जैक्टली सेम नहीं होते हैं। व्हाट डज दिस मीन, दिस जनरली मीन्स कि जो भी आपके ऑर्गेनिजम्स हैं, जो भी आपकी स्पीशीज प्रेजेंट है लाइफ में, सॉरी अर्थ के ऊपर, वो जनरली आइडेंटिकल कभी भी नहीं होगी,
ठीक है, एकदम एग्जैक्ट कॉपी नहीं होगी, बट उसके अंदर कुछ ना कुछ सिमिलैरिटी ज़रूर होगी अमंग देमसेल्व्स, बट ऑल्सो विद लाइफ फॉर्म्स, कि लाइफ फॉर्म्स जो हैं, जो एक्सिस्ट कर रहा है मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो से, उसके ऊपर भी उन्होंने यहाँ पर स्ट्रांगली चैलेंज किया। मैनी सच लाइफ फॉर्म्स डू नॉट एग्जिस्ट एनी मोर। उन्होंने ये कहा कि काफ़ी ऐसी लाइफ फॉर्म्स हैं, काफ़ी ऐसी फॉर्म्स ऑफ लाइफ हैं, काफ़ी ऐसे ऑर्गेनिजम्स थे जो कि पहले थे बट अब वो एक्सटेंट हो चुके हैं। ठीक है, सबसे बड़ा, देयर हैड बीन एक्सटिंक्शन ऑफ डिफरेंट लाइफ फॉर्म्स इन द ईयर्स गॉन बाय, जस्ट एज न्यू फॉर्म्स ऑफ लाइफ अरोज एट डिफरेंट पीरियड्स ऑफ हिस्ट्री ऑफ अर्थ। उन्होंने बताया कि यहाँ पर जो एक्सटिंक्शन हो रहा है, जो ऑर्गेनिज्म एक्सटिंक्ट कर रहे हैं, वो डिफरेंट तरीके से, डिफरेंट तरीके की लाइफ जो है वो एक्सटिंक्ट कर रही हैं एज सेम, जितने भी साल पहले एक्सटिंक्ट हुई हैं, सेम जैसे जैसे नई लाइफ्स क्रिएट हुई हैं वैसे ही पुरानी लाइफ्स एक्सटिंक्ट भी हुई हैं, जिसको हम बोलते हैं एवोल्यूशन। ओके, सो जनरली वो इवॉल्व हुई हैं। देयर हैज़ बिन ग्रेजुअल एवोल्यूशन ऑफ लाइफ फॉर्म्स। जो लाइफ फॉर्म्स का मतलब क्या हुआ कि ऑर्गेनिजम्स जो हैं, ठीक है, वो ऑर्गेनिज्म किस तरीके से इवॉल्व हो रहे हैं उसको हमने यहाँ पे बताया है एवोल्यूशन। जो कई प्रजाति ऐसी हैं, कई स्पीसीज ऐसी हैं जो कि एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं, और कई ऐसी प्रजातियां हैं जो कि आगे आके आप कह सकते हो कि इवॉल्व हुई हैं इन्वायरमेंट से रिलेटेड, उन्होंने अपने आप को इन्वायरमेंट में ढाला है। ठीक है, तो उस तरीके से इवॉल्व होकर वो आज तक यहाँ पर जीवित हैं। ओके, एनी पॉपुलेशन, आगे देखते हैं, हैज़ बिल्ट इन वेरिएशन इन कैरेक्टरिस्टिक्स। जो हर एक पॉपुलेशन है उसकी जनरली कैरेक्टरिस्टिक्स में काफ़ी ज़्यादा वेराइटीज़ हैं। दोज कैरेक्टरिस्टिक्स विच इनेबल सम टू सर्वाइव बेटर इन नेचुरल कंडीशन। ये वही कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं जो कि एक पर्सन को, एक लिविंग बीइंग को काफ़ी ज़्यादा बेटर बनाती है, सर्वाइव इजीली कर पाएगा एज इन टर्म्स ऑफ नेचुरल कंडीशन। अगर आप बताइए कि आप पोलर बियर है, पोलर बियर के पास जो उसकी कोटिंग होती है स्किन के ऊपर, और जो उसके हेयर्स होते हैं, अगर वो नहीं हो तो क्या वो उतनी ठंड में रह पाएगा? नहीं। ठीक है, तो उस ऐसा तो था नहीं कि वो शुरू से ही ऐसा था, बट उसने अपने आप को इवॉल्व किया और वहाँ की क्लाइमेट, फूड, फिजिकल फैक्टर्स एक्सेट्रा, इन सब के रिलेटेड उसने अपने आप को नेचुरली अडेप्ट किया उस एरिया की कंडीशन को, राइट। सो would better outbreed others that are less endowed to survive under such natural condition। अगर आप कहो कि एक पोलर बियर है, राइट, और एक सिंपल बियर है, दोनों बियर्स कहाँ पर प्रेजेंट हैं? ट्रॉपिकल रीजन पे, यानी कि आप कह सकते हो दोनों बियर्स जो हैं काफ़ी ज़्यादा स्नोई एरिया में प्रेजेंट है, राइट। तो वहाँ पर जब वो प्रेजेंट होंगे तो कौन सा ज़्यादा सर्वाइव कर पाएगा? ऑफ कोर्स पोलर बियर। वाई? बिकॉज पोलर बियर के पास उसने अपने आप को अडेप्ट किया हुआ है, उसने आपको इवॉल्व किया हुआ है उस क्लाइमेट के अकॉर्डिंग, तो वो ज़्यादा सर्वाइव कर पाएगा ज़्यादा अच्छे से। जबकि बियर जो है वो ऐसी कंडीशन में रहने की आदी नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, वो ऐसी कंडीशन में नहीं रह पाएगा, उसने अभी तक अपने आप को इवॉल्व नहीं किया है, दैट्स वाई उसकी जो स्पीशीज़ है वहाँ पर नहीं सर्वाइव कर पाएगी। वही चीज़ यहाँ पर बताई गई है। नेक्स्ट है अनदर वर्ड यूज्ड एज फिटनेस ऑफ द इंडिविजुअल और पॉपुलेशन। एक और ये सब क्या है? ये सब है डार्विन की ऑब्जर्वेशन। ओके, डार्विन ने एक और चीज़ कही थी कि वो कुछ कॉमन फीचर्स शेयर करते हैं। डार्विन का ऑब्जर्वेशन क्या था कि जो पर्सन है, यानी कि जो लोग हैं या फिर जो ऑर्गेनिजम्स हैं, वो आपस में कॉमन फीचर्स को शेयर करते हैं, जैसे कि आईज हो गई, ठीक है, हैंड की बोन्स हो गई, वो सेम ही होती हैं बट सबका फंक्शंस डिफरेंट होते हैं, राइट। जो एक्सटिंक्ट हो गए हैं वो भी कुछ ना कुछ कॉमन फीचर्स शेयर करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर उन्होंने कहा कि फिटनेस, अब ये फिटनेस कौन सी थी? ग्रेजुअल एवोल्यूशन इन लाइफ फॉर्म। ये फिटनेस डार्विन की नज़रों में थी कि सम आर बेटर फॉर वन कंडीशन फ्रॉम अदर, और ये फिटनेस थी रिप्रोडक्टिवली फिट। आप कह सकते हो कि डार्विन ने यहाँ पे कहा कि समझ लो ये एक पॉपुलेशन है, ठीक है, इस पॉपुलेशन में कुछ तो आप कह लो रेड कलर के पर्सन है, ठीक है, रेड कलर के पर्सन होते नहीं है जनरली, मान मत लेना, मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, ये आपकी है पॉपुलेशन, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट तरीके के लोग हैं यहाँ पर। अब इसमें क्या होगा कि कौन यहाँ पर सरवाइव करेगा? सरवाइव भी वो कर पाता है जो कि जनरली आप कह लो कि एक पूरी पॉपुलेशन है, इसके अंदर वेरिएशन है, यानी कि डिफरेंट डिफरेंट लोग तरीके के लोग एक पॉपुलेशन में प्रेजेंट है। ये डार्विन की तरह से हम बात कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद डिफरेंट लोग प्रेजेंट है, तो इनमें से भी वही सर्वाइव कर पाएंगे, वही सर्वाइव कर पाएंगे जो कि एक कंडीशन में बेटरली रह पाते हैं, अच्छे से रह पाएंगे एक कंडीशन में, और जो उस कंडीशन को अडेप्ट नहीं कर पाएंगे वो एक्सटेंट हो जाएंगे। उसके बाद जो रह गए, जो उस कंडीशन में सर्वाइव कर गए, उनमें से भी वही लोग रह पाएंगे जो कि फिट हैं।
ठीक है, जो कि फिट है। और फिट भी भाई ऐसे वैसे फिट नहीं, रिप्रोडक्टिवली फिट है, रिप्रोडक्टिवली फिट है। ओके, सो हाँ, मतलब वही अपनी जनरेशन को आगे बढ़ाएंगे। और जब वो जनरेशन को आगे बढ़ाएंगे, अब मान लो कि यहाँ पर कौन रह गया, जो रेड वाले हैं वो ज़्यादा रिप्रोडक्टिवली फिट हैं। ओके, तो उन्होंने अपनी जो कह सकते हो आप पॉपुलेशन को बढ़ाया। और भाई ब्लू वाले थे, ये ब्लू वाले तो एक्सटेंट हो जाएंगे क्योंकि ये रिप्रोडक्टिवली फिट नहीं थे। बट जो ग्रीन वाले हैं वो एक तरीके से सरवाइव कर गए, वो भी रिप्रोडक्टिवली फिट थे। तो वही सरवाइव करेगा जो कि रिप्रोडक्टिवली फिट है। ये किसने बोला था? ये बोला था डार्विन ने, राइट। नेक्स्ट है यहाँ पर, वेट अ सेकेंड गाइस, अब ये जो हुआ ये नेचर ने सिलेक्ट किया, उनका कहना था कि नेचर ने सिलेक्ट किया है। तो नेचर ने जिसको सिलेक्ट किया है, इसी कंडीशन को हम बोलते हैं नेचुरल सिलेक्शन। ठीक है, नेचुरली सिलेक्शन हुआ है, यहाँ पर नेचुरली चीजें यहाँ पे सिलेक्ट हुई हैं, तो ये बेसिकली ये चीज बता रहे हैं। नेक्स्ट है द फिटनेस अकॉर्डिंग टू डार्विन रेफर्स टू अल्टीमेटली एंड ओनली द रिप्रोडक्टिव फिटनेस। उनके अकॉर्डिंग सिर्फ और सिर्फ रिप्रोडक्टिव फिटनेस ही यहाँ पर इंपॉर्टेंस रखती है। हेंस दोज हु आर बेटर फिट इन एन एनवायरमेंट, जो कि एनवायरमेंट में ज्यादा फिट हो सकते थे, लीव मोर प्रोजेनी, वो ज्यादा अपने बच्चे पैदा करेंगे और ज्यादा जनरेशन आगे बढ़ेगी, तो वो ज्यादा कंपेटिटिव होंगे देन अदर्स, ज्यादा सर्वाइव कर पाएंगे उस कंडीशन में। दीज देयरफॉर विल सर्वाइव मोर एंड हेंस आर सिलेक्टेड बाय नेचर, ये ज्यादा सर्वाइव करेंगे तो नेचर भी फिर इन्हीं को सिलेक्ट करेगा, राइट। सो ही कॉल्ड इट नेचुरल सिलेक्शन, उसने इनको क्या बोल दिया? नेचुरल सिलेक्शन। नेचर उसी को सिलेक्ट करेगा जो कि रिप्रोडक्टिवली फिट है। ये थी डार्विन की ऑब्जर्वेशन एंड इम्प्लाइड इट एज मैकेनिज्म ऑफ एवोल्यूशन, और उन्होंने कह दिया कि एवोल्यूशन इसी के बेसिस पे होता है, यही मैकेनिज्म है एवोल्यूशन के होने का, राइट। Let us also remember that Alfred Wallace, a naturalist who worked in Malay archipelago, had also come to similar conclusion around the same time. इसी सेम टाइम पर, अब देखो डार्विन ने जब ये डिस्कवरी की थी, जब ये ऑब्जर्वेशन वो सामने लाए थे, तब वो काफ़ी यंग थे। बट जैसे जैसे डार्विन बूढ़े होते गए तो एक आप कह सकते हो साइंटिस्ट थे, एक नेचुरलिस्ट थे जिनका नाम था एल्फ्रेड वॉलेस। इन्होंने क्या किया? इन्होंने भी सेम ही ऑब्जर्वेशन, इनकी भी ऑब्जर्वेशन बिल्कुल सेम थी, रिजल्ट कंक्लूजन इनका भी सेम था। इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम अपेरेंटली न्यू टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म आर रिकॉग्नाइजेबल, तो उस टाइम पर काफ़ी ज़्यादा न्यू टाइप के ऑर्गेनिज्म को भी हम रिकॉग्नाइज कर पा रहे थे। ऑल द एग्जिस्टिंग लाइफ फॉर्म्स शेयर सिमिलैरिटीज, जितनी भी एग्जिस्टिंग लाइफ फॉर्म्स हैं जो कि अर्थ पर प्रेजेंट हैं, वो आपस में सिमिलैरिटीज जनरली रखती हैं। ये उनकी एल्फ्रेड वॉलेस की ऑब्जर्वेशन के बारे में बात कर रहे हैं, जो कि सेम किसने ऑब्जर्व किया था? डार्विन ने, ठीक है। वो कुछ शेयर करते हैं कॉमन एंसेस्टर्स को। हाउएवर दीज एंसेस्टर्स वर प्रेजेंट एट डिफरेंट पीरियड्स इन द हिस्ट्री ऑफ अर्थ। ये जो है ये जनरली अर्थ की हिस्ट्री में डिफरेंट पीरियड्स पर हमें एराज में देखे गए, और इन एराज को, इन पीरियड्स को डिफरेंट नाम से बोला जाता है। ईयर्स को जो होता है एपोस्ट, पीरियड्स एंड एराज। द जियोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ अर्थ क्लोजली कोरिलेट्स विद द बायोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ अर्थ। जो जियोलॉजिकल हिस्ट्री है अर्थ की, ठीक है, जो कि जनरली किस तरीके से एनवायरनमेंट चेंज हुआ, ये सब बहुत ज़्यादा कोरिलेट करती है, क्लोजली कोरिलेट करती है बायोलॉजिकल हिस्ट्री, ये किस तरीके से एक्सटिंक्ट हुए, किस तरीके से नेचर ने सिलेक्ट किया, इसके साथ, ठीक है। अ कॉमन परमिसिबल कंक्लूजन इज दैट, एक सिंपल कंक्लूजन यहाँ पर क्या आता है? दैट अर्थ इज वेरी ओल्ड, अर्थ काफ़ी ओल्ड है, नॉट थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स, सिर्फ थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स नहीं, वॉज थॉट अर्लियर अबाउट, बट बिलियंस ऑफ ईयर्स ओल्ड। इससे ये कंक्लूजन आया कि अर्थ जो है वो बिलियंस ऑफ ईयर्स ओल्ड है, ना कि सिर्फ 4000 साल पुरानी। ओके, सो अब आप सोच रहे हो ये वॉलेस और डार्विन कहाँ चला गया? क्या हुआ, जनरली इन्होंने आपस में बात की। भाई वॉलेस जो है डार्विन के पास गया, इसने कहा भाई ये देखो, ये है आपका, कह सकते हो ये है आपका वॉलेस, ठीक है, ये है यहाँ पे ये लिख देती हूँ, और ये है आपका डार्विन, ये है आपका डार्विन। ओके, इन्होंने क्या किया? मिलकर अपनी जितनी भी ऑब्जर्वेशंस थी, ये डी लिख देती हूँ, ऑब्जर्वेशंस थी, उनको एक साथ यहाँ पर प्रेजेंट किया एज अ एविडेंस, ठीक है। वॉलेस और डार्विन दोनों ने अपनी ऑब्जर्वेशन को एक साथ प्रेजेंट किया इस बुक के जरिए, अपने नोट्स के जरिए। ओके, तो इन दोनों के काम को एक साथ यहाँ पर रिकॉग्नाइज किया गया। नेक्स्ट चलते हैं यहाँ पर, व्हाट आर द एविडेंसेस फॉर एवोल्यूशन। अब हम नेक्स्ट ये जो पार्ट है ये करेंगे नेक्स्ट पार्ट में, जो कि आपको कल ही मिल जाएगा, डोंट वरी। सो इस पार्ट को देखने के लिए आपको इसी प्लेलिस्ट को देखना होगा, एवोल्यूशन की प्लेलिस्ट को। तो अगर आपने अब तक
इन चैप्टर को जितना मैं पढ़ा चुकी हूँ कंप्लीट नहीं किया है, तो आई रिक्वेस्ट यू कंप्लीट कर लो, बिकॉज आगे बहुत सारे लेक्चर्स आने वाले हैं जो आपको जल्दी से कंप्लीट करने हैं, बिकॉज माई वर्क इज गिविंग यू लेक्चर्स एंड योर वर्क इज टू स्टडी दीज लेक्चर्स. ओके, सो विद दैट सेड, थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, बाय बाय.